परम आदरणीय आज गणतंत्र 74वां गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, विद्वान प्राध्यापकगण, माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में खुले अंबर के नीचे वसुंधरा पे विराजमान प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में बड़े हंसी और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि आज के दिन हमारे देश में 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, कभी हमने सोचा है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू हुआ? हमारा संविधान बना था, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान हमारा लागू हुआ। साथियों, हमारे मन में यह प्रश्न उठा है कि क्यों 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसके पहले क्यों नहीं बना? हम आप जानते हैं साथियों, हमारा यह देश, आइए हम आपको बताते हैं क्यों इसके पहले नहीं लागू हुआ संविधान और क्यों बन नहीं पाया। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी को हम बताते हैं साथियों। 15 अगस्त सन 1947 के पहले 15 अगस्त सन 1947 के पहले हमारा यह देश अंग्रेजों की लोहे की मोटी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस हथकड़ी को छुड़ाने के लिए हमारे देश के कितने माताओं के गोद सूने हो गए और कितने बहन के मांग के सिंदूर मिट गए, कितने भाइयों के हाथों में राखियां ना बच सकी, तब जाके हमें आज़ादी मिली साथियों। उसी आज़ादी की उपलक्ष्य में तब हमें हमारा संविधान बना, तब लागू हुआ। आपको बताना चाहते हैं साथियों, 15 अगस्त 1947 के पहले जब हम गुलाम थे तो कैसे गुलाम हुए, उसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहते हैं साथियों। 1900 जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत में पूर्ण रूप से व्यापार करना, लेकिन वह व्यापार करते हुए हमारे देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसने यहाँ के जो राजतंत्र थे उस समय लोकतंत्र नहीं था हमारा, हर प्रांत में राजा होते थे, आपस में लोगों को लड़ाया और लड़ाकर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके हमारे देश को गुलाम बना दिया। और उसका परिणाम हुआ कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लगातार शोषण करती रही। आज हम अन्न पैदा करते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन उस समय क्या था, हम कोई कार्य करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, तो हमें उस अन्न को अपने घर में रखने का अधिकार नहीं था। सब कुछ उन फिरंगियों के हाथों में था साथियों। कहने का मतलब यह है कि वो हर प्रकार से पूरे यहाँ के नौजवान जनता के ऊपर जुल्म ढालते थे और हर प्रकार से गुलाम बना के रखे थे। छोटी सी कहानी, आपको एक घटना बताना चाहता हूँ साथियों। 34वीं रेजिडेंट का एक सिपाही मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का था। उस समय विद्रोह किया। कारण क्या था, वो जो कारतूस थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, दांत से खींचना पड़ता था, इसीलिए मंगल पांडे ने उसका विरोध किया। साथियों, 1857 की मंगल पांडे द्वारा लगाई गई वह चिंगारी तब तक दहकती रही जब तक हम आजाद नहीं हुए। 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी जलाई। 1947 कहने का मतलब 90 साल तक यह आग दहकती रही। 90 साल बाद हम आज़ाद हुए, क्योंकि 1857 में जब लगाया मंगल पांडे ने तो 1947 में हम आज़ाद हुए। पूरा पार 90 साल के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, हम थोड़ा बहुत उसको बताना चाहते हैं। एक घटना है, आपको बताना चाहते हैं। एक अंग्रेज जब थे यहाँ पर, तो वहाँ की जो रानी विक्टोरिया थी, वहाँ के जो शासक थे, यहाँ गवर्नर जनरल वायसराय बना के भेजते थे शासन करने के लिए, और वो लोग आते थे यहाँ अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते थे। एक कानून वो लोग लाए थे, उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। 1919 में रोलेट एक्ट कानून ले आए, और रोलेट एक्ट का एक नियम था कि किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लेते थे बिना कारण बताए। आप रोड पे जा रहे हैं, अगर उनको शक हो गया कि यह आदमी या बंदा देश को आज़ाद कराने जा रहा है तो उसको पकड़ कर तुरंत जेल रख लेते थे। किसी आदमी को गिरफ्तार कर सकते थे, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। आज पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, आर्टिकल 22 के तहत 24 घंटे के अंदर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन उस समय कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, चाहे जब तक पुलिस हिरासत में रख लेती थी। इसी के उपलक्ष्य में, रोलेट एक्ट के उपलक्ष्य में, पंजाब में अमृतसर नामक स्थान पर
तमाम हमारे देश के लीडर इकट्ठा हुए थे। पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पे एक था जलियांवाला नामक स्थान, वहाँ इकट्ठा हुए थे और जो है इसी के विरोध में जो है सभा कर रहे थे। अचानक वहाँ पर जनरल डायर आया, एक दरवाजा था उसको बंद कर दिया और दूसरे दरवाजे से इतनी गोलियां चलाई जब तक कि गोली खत्म नहीं हुई। साथियों, उस घटना को अगर हम याद करेंगे, कभी मोबाइल में देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे देश के तमाम सम्मानित नौजवान नेता, बच्चे सब इकट्ठा हुए थे और अचानक इतनी गोली चलाया जनरल डायर ने कि जब तक गोली खत्म नहीं हुई। आप समझ लीजिए, लहाज के ऊपर लहाज गिर गई, कुआं था वो भी फट गया, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। उसी में से एक बालक था, उस बालक का नाम था ऊधम सिंह। उसने देखा उस घटना को और जो है ऊधम सिंह ने अपने माथे पे उस चंदन खून का तिलक लगाया और कहा जब तक मैं जनरल डायर को मार नहीं लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ऊधम सिंह जो है वह रिवाल्वर रखता है, उसी रिवाल्वर का जो है काट कर अपनी किताबों में रखता है, नक्शा बना के चलता है लंदन के लिए और लंदन पहुंचता है और एक समारोह था, उसी समारोह में पहुँच कर वह जो है जनरल डायर को गोली मार देता है लंदन में जाकर। साथियों, वो बहादुर सिपाही ऊधम सिंह, लेकिन वो जनरल डायर था, जनरल डायर नहीं था, जाके मारता है। इसके बाद जो है वहीं उसकी फांसी हो जाती है। और एक कहानी हम आपको बताते हैं। ये तो मान लीजिए जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुई और हमारे बीच में एक ऐसे सख्त का नाम हम बताते हैं जिसको इतिहास में शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग जान गए हैं इतिहास में किसे शहीद आजम कहा जाता है। वह व्यक्ति छोटा सा था, वो जो है देश की लड़ाई में कूद गया। उसकी माँ ने कहा बेटा शादी कर लो, घर में दुल्हन आएगी, खाना पीने की समस्या है बना के देगी, लेकिन बालक, उस शहीद आजम, उस बालक का नाम था भगत सिंह। भगत सिंह जो है जाकर जब देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में कूदता है और माँ की बात नहीं मानता, उसके ऊपर जो है जब वह पकड़ा जाता है तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। जब फांसी होनी थी तो वहाँ जो है जल्लाद ने पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है। भगत सिंह ने बड़े खुशी से कहा मेरी माँ ने कहा था बेटा शादी कर लो, घर में दुल्हन आएगी, वही जो है रोटी पानी का सहारा होगा। उसने कहा यही फांसी का फंदा मेरी दुल्हन है, इसी के साथ मैं पूरी जिंदगी पर झूलता रहूंगा। यह कहकर हंसते हंसते फांसी के फंदे में गले में टांग लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। उनका नारा था हम रहें या ना रहें, यह देश रहे। कहने का मतलब ये जो है ऐसे करके जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में टांग शहीद हो जाते हैं भगत सिंह। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे देश को, जो आज हमें आज़ादी मिली। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आपसे बताऊं साथियों, भगत सिंह के ऊपर एक पंक्ति के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो थोड़े से चमन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो थोड़े से चमन के लिए। सच कहता हूँ मानवता का हनन करोगे तुम तो तरसोगे अपने कफन के लिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है साथियों, वो बेचारा शहीद हो गया देश के लिए। और जो है इसके ऊपर एक पंक्ति बोले, इसके बाद फिर देखिए हमारा कहने का मतलब, हमारा यह जो देश है साथियों, इस देश को बनाने बिगाड़ने में जो है हमारे देश के सिपाही और जो है पुजारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिपाही तो कभी ऐसा ना होना चाहिए कि लालच में बिक जाए मीर जाफर की तरह। आखिर आप जानते हैं नवाब सिराजुद्दौला हारता कभी नहीं हारता, लेकिन जो है धोखा दिया उसका सेनापति सिपाही। तो ऐसा सिपाही कभी ना बनिए कि लालच में आकर देश के प्रति कभी गंदी राजनीति न करना साथियों, क्योंकि देश के प्रति कभी गंदी राजनीति करेंगे उसका परिणाम वही होगा जो आज हम झेलते रहे। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। तो इस पर एक पंक्ति है, जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे, जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे और कली बेच देंगे चमन बेच देंगे। वतन के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी बातें बहुत है लेकिन और लोगों को बताना है, तो थोड़ा समझ के चलते हैं। इस देश के जो नेता होते हैं, नेताओं के ऊपर कुछ बताएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं किसी भी देश को बनाने और बिगाड़ने में नेता का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम अब कुछ नेताओं के बारे में बताएंगे। आपसे बताते हैं, एक नेता थे जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। वाकई में नेता लायक सुभाष चंद्र बोस जी थे। उनमें क्या क्वालिटी थी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है जो है वो 1938 में कांग्रेस का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जो है हार गए थे। महात्मा गांधी के प्रतिनिधि प्रताप सीतारमैया थे, वो हार गए और सुभाष चंद्र जीत गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा जो है इनकी हार मेरी व्यक्तिगत हार है। इतना कहने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है उसको पद से इस्तीफा दे दिया। इतना सम्मान करते थे महात्मा गांधी के, लेकिन तालमेल लोग कहते थे बैठता नहीं था दोनों में। उद्देश्य दोनों का था देश का आज़ाद कराना, लेकिन महात्मा गांधी क्या थे, नरम दल के थे और वो क्या थे, गरम दल के नेता थे, इसलिए बैठता नहीं। तो उन्होंने त्यागपत्र तुरंत दे दिया। जब महात्मा गांधी ने कहा प्रताप सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, तुरंत सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और चले गए यहाँ से। आपसे मैं बताऊँ ऐसा सख्त
वाकई में जिसे हम नेता कह सकते हैं। उसने यहाँ से गया जर्मनी में जो हिटलर था पूरा तानाशाही था, क्योंकि वो नाजीवाद का संस्थापक था। उसने कहा जिसको जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। हिटलर से मिले, मुसोलिनी से मिले, उसने कहा ब्रिटेन आपका दुश्मन है। और ब्रिटेन जो विदेश जाए और विदेश में इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दे और वहाँ जाकर हिटलर से मिले, हिटलर जो अपने आप में तानाशाह था उससे मिले, मुसोलिनी से मिले, और फिर जो है जापान संस्पेशों में आए उन्होंने और आज़ाद हिंद फौज बनाए। और आज़ाद हिंद फौज को लेकर सीधा वहाँ से कहाँ आ रहे थे, सीधा दिल्ली आ रहे थे। उन्होंने कहा दिल्ली चलो, और कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। और वहाँ से पूरी फौज के साथ दिल्ली फौज आ रही थी। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, दुर्भाग्य यह हुआ कि उसी समय अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। जब परमाणु बम गिरा दिया साथियों, तो जापान जो है आत्मसमर्पण कर देता है। जापान आत्मसमर्पण कर देता है। उस समय जापान को आत्मसमर्पण करने के बाद उसी समय एक वक्त मुझे याद आ रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था। 6 जुलाई 1944 को एक जो है रेडियो प्रसारण में उसने कहा था स्वतंत्रता का पवित्र युद्ध प्रारंभ हो गया है। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वतंत्रता का पवन युद्ध प्रारंभ हो गया है। स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में राष्ट्रपिता हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता का संबोधन करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। 6 जुलाई 1944 को जो है रेडियो प्रसारण में बोले थे कि स्वतंत्रता का पवित्र युद्ध प्रारंभ हो गया है। स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में राष्ट्रपिता हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। और जो है जब 6 अगस्त को नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया साथियों, उस समय जापान आत्मसमर्पण कर देता है, हार जाता है और पूरी फौज की फौज वही विखंडित हो जाती है। और अंग्रेजों ने कहा मुझे जो है सुभाष चाहिए, जिंदा या मुर्दा। साथियों उसी समय सुभाष की मृत्यु को जो है रहस्यमय तरीके से जो है पता नहीं चला वो मर गए या थे। लेकिन मैं तो नहीं मानता सुभाष चंद्र बोस मरे थे। मेरे लिए वो आज भी अमर है, अमर थे भी, लेकिन उनके मृत्यु को जो है रहस्यमय बना दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन तुरंत कहा मुझे सुभाष चाहिए। सोचिए वह व्यक्ति ऐसा था, वाकई में नेता कहने के काबिल थे। और एक नेता की कहानी हम आपको बताते हैं। हमारे इसी यूपी के रहने वाले बनारस के लाल बहादुर शास्त्री थे, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ताशकंद समझौते में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे बेचारे ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री थे। एक बार उनकी बेटी ने कहा पिताजी रेशमी साड़ी खरीद दीजिए। उसने कहा बेटी जितने पैसे में आपको रेशमी साड़ी खरीदूंगा उतने में तो काफ़ी लोगों का थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। तैयार नहीं हुए। वे लोग कहते थे नेता इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता हो तुम ही कल की। लेकिन अब के जो गद्दार नेता है कहते हैं भ्रष्टाचार की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, इसे खा जाओ तल के। तो कहने का मतलब साथियों, हमारा कहने का मतलब है हमारा देश है, हम देश को अच्छे से ले चले, नहीं तो फिर वही दशा होगी जैसे अंग्रेज यहाँ आए, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमारे देश को गुलाम बनाए। तो कहने का मतलब वह जो है इस सब घटनाओं को घटते हुए जो है साथियों 1947 में, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ने लगा, उसने कहा कि जो है भारत को आज़ाद करा देंगे। उस समय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और हमारे देश में जो है प्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। फिर 11 अगस्त को दूसरी बैठक, 9 अगस्त को, फिर 2 दिन बाद 11 अगस्त को दूसरी बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। फिर 13 अगस्त को जो 13 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कहने का मतलब हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। उसमें प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वो जो है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान जो है हमारा बना। हमारा जो संविधान दोस्तों विश्व का समझ लीजिए सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो कहने का मतलब उसी के उपलक्ष्य में साथियों जो है यह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है।
और आपसे बताना देना चाहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें साथियों, वह कार्य जो है हमारा स्वयं अपने लिए ना हो। अगर हम अपने लिए कार्य करते हैं तो हमारा और पशु में क्या अंतर है? एक पशु चल रहा है चारागाह में, दूसरा आए तो उसे मार कर खदेड़ देता है। मनुष्य और पशु में अंतर थोड़ी रह जाता है। इसलिए हम कोई कार्य करें वह हमारा कार्य समाज हित हो, राष्ट्र हित हो, देश हित हो। इसके उपलक्ष्य में इसी में एक जो है पंक्ति बताते हैं, राष्ट्र के मधुसूदन गुप्त ने लिखा है, यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरें, यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरें, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमारा कहने का मतलब, अगर हम इंसान हैं तो हमारा अपने लिए स्वयं कार्य ना करें, कुछ कार्य हम अपने लिए करें, समाज के लिए करें और देश के लिए करें, ताकि हमारा राष्ट्र का विकास हो। देखिए, और जो है एक पंक्ति हम आपको बताते हैं, बहुत से नेता कहते हैं कि जो है हमारा यह देश जो है सारे जहां से अच्छा, मानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जनता है जहां कुछ लोगों को शाम को दो मीटिंग की रोटी नसीब नहीं होती है। ऐसे जनता हिंदुस्तान में है, लेकिन वो लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस पर एक पंक्ति है, गोदी में खेलती है यहाँ भूखमरी गरीबी, गोदी में खेलती है यहाँ भूखमरी गरीबी, और बिकते हैं रोज शौहर नीलाम होती बीबी। गोदी में खेलती यहाँ भूखमरी गरीबी, बिकते हैं रोज शौहर नीलाम होती बीबी। बड़े मुश्किल से बच्चों का चल रहा गुजारा, फिर भी कुछ गद्दार नेता कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। कहने का मतलब साथियों है, उनको समझना चाहिए कि कहाँ हमारे देश में गरीबी है, कहाँ कैसे हर प्रकार को देख के चलना चाहिए, ताकि हमारा जो है समाज हो। क्योंकि हमारी प्रस्तावना में लिखा है सबके साथ सबका विकास हमारा देश देख रहा है, तो इसी हिसाब से जो है सबको देख कर चलना चाहिए। और विशेष कुछ न बोलकर हम अपनी वाणी पे विराम देंगे साथियों। एक पंक्ति के माध्यम से कहेंगे, भरा नहीं जो भावों से और बहता जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय।